से आपकी a1x b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Both are intersecting. They are intersecting at a point P. तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो भी लाइन पास करेगी उन सब लाइंस की इक्वेशन जो होगी वो क्या हो जाएंगी, दैट इज इक्वल टू L1 plus KL2 दैट इज इक्वल टू 0. जो भी लाइन पास करेगी के एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ गिवन होगा. उस पैरामीटर को निकालने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ गिवन होगा. कहानी क्या है आप देखिए, दोनों बातें आपकी समझ में आएंगी कि बिना इस कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए हम कैसे निकाल सकते थे और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के हम कैसे सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मैंने बोला कि ये दो लाइन है, इनकी इक्वेशन हम ले लेते हैं, एक दूसरे को कट कर रही है. हमने इनकी इक्वेशंस लिखी. एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 या x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. मैंने बोला इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही है. इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही है और उस लाइन का स्लोप जो है वो 5 है. उस लाइन का स्लोप 5 है तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल दीजिए क्या होगी. अब बोलो जरूरत ही नहीं इस कॉन्सेप्ट की, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दूसरी इक्वेशन हमने लिख ली x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, माइनस माइनस प्लस और ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 2x कैंसिल, ये 2y तो यहाँ y बचेगा, ये 4 तो माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. y की वैल्यू आप बताओ 1 आ गई और y की वैल्यू 1 पुट करके x की वैल्यू हमने 1 निकाली. अब आप बोलो कि ये पॉइंट P हमें मिल गया. अब सीधा इक्वेशन हम लिखेंगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 1. यहाँ पे हमने पुट कर दिया y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 5 और फाइनली ये इक्वेशन हो गई 5x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. बोले इसका क्या फायदा होगा, तो इससे हम निकाल रहे हैं तो ये देखिए क्या है, आपने बोला कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन पास करेगी पहले लाइन की इक्वेशन प्लस के टाइम्स ऑफ दूसरी लाइन की इक्वेशन. अगर हमें इस मेथड से करना होता तो हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते क्वेश्चन. हम बोलते हैं कि उस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, किसी को भी L1 ले लो किसी को भी L2 ले लो, 2x प्लस 3y माइनस 5 प्लस के टाइम्स ऑफ x प्लस वाई माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0. ये उस लाइन की इक्वेशन होगी. हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उससे पहले हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं. दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस k इंटू एक्स प्लस 3 प्लस k इंटू वाई प्लस माइनस 5k सॉरी माइनस 5 माइनस 2k माइनस 5 माइनस 2k दैट इज इक्वल टू 0. तो स्लोप हमारा हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट मीन्स k प्लस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज k प्लस 3. और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो आप बोलोगे माइनस k प्लस 2 अपॉन k प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5 और ये आ गया माइनस k माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5k प्लस 3 और फाइनली ये आ गया क्या 6k is equal to minus 5. तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई, k की वैल्यू आ गई माइनस 5/6. ये उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ पे, इस वाली इक्वेशन में पुट
कर देंगे तो ये आ गया 2x प्लस 3y माइनस 5 माइनस 5/6 x प्लस y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सर हाँ सर ये 5k प्लस 3 नहीं 5k प्लस 15 आएगा। अच्छा हाँ ये तो 15 हुआ, ये 15 हुआ तो 15 हुआ उधर गया तो कितना आ गया, ये 17 हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपके पास आ गया कितना, ये गलत लिखा मैंने, 17 और ये आ गया हमारे पास 17/6। यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 17/6। अब दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से तो ये आ जाएगा 12x प्लस 18y माइनस 30 माइनस 17x माइनस 17y एंड प्लस 34 दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप निकाल लें, ये क्या आ जाएगा 17 12 माइनस 5x प्लस y और ये 34 है और कहाँ पे होगी, ठीक, और ये प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें आप 5x माइनस वाई प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गया। तो ये है हमारा फैमिली ऑफ लाइंस का। आप ये नहीं सोचोगे कि सर ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा है, वो आसान है। वहाँ देखिए जब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो बड़ा भी हो सकता है, ये तरीका सबसे आसान सा होता है जब भी आप फैमिली ऑफ लाइन की बात करोगे। अब देखिए क्या है, यहाँ पे के पैरामीटर है। एक चीज हमेशा याद रखोगे आप कि के की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होगी। यहाँ पे लिख दोगे कि फॉर ऑल के इज नॉट इक्वल टू 0। अगर के 0 हो जाए तो वो L1 लाइन को रिप्रेजेंट कर देगा। अब ये दोनों कब 0 होंगे, जब L1 भी 0 हो जाए L2 भी 0 हो जाए। इसका मतलब वो ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जिसकी वजह से ये 0 हो रहा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन हम लिखते हैं L1 प्लस के L2 दैट इज इक्वल टू 0। आप इसकी प्रूविंग भी कर सकते हो। यहाँ एच के ले लो, एच के इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, के से ऐड तो ऐड कर दो, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन होगी। तो जब भी हमें निकालना हो ऐसा कुछ, जैसे कोई दो डायगोनल हो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको करना होगा, जैसे आपको बोला जाए कि एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम की इस पैरेललोग्राम का ये वाला L1 है, ये हमारे पास L2 है, ये हमारे पास L3 है, ये हमारे पास L4 है। तो इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी, ये डायगोनल की लेंथ हो जाएगी L1 प्लस सॉरी इक्वेशन क्या होगी L1 प्लस के L2 दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ से देखें तो ये क्या होगा L3 प्लस कुछ और पैरामीटर ले लेते हैं लेमडा L4 दैट इज इक्वल टू 0। तो कहीं ऐसा देखे कि भाई ऐसी एक कंडीशन दी हुई है लाइन की, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको तुरंत ये दिमाग में आ जाना चाहिए इट इज इक्वेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम। इट मे बी इट इज स्क्वायर रेक्टेंगल, इस फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है, लेकिन इतना तो है कि वो पैरेललोग्राम तो है ही हमारे पास। और इन दोनों को इक्वेट करके हम ये के और लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिससे हमें ये क्वेश्चन करना होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट इतना है, क्वेश्चंस के रेंज बहुत है इसमें। जैसे देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन कितनी बार आया भी हुआ है। मतलब ये टाइप कि इफ A, B, C are in AP, A, B, C are in AP, then prove that the line AX plus BY
plus c is equal to 0 passes through fixed point then find the point. Then find the point. आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है कि वो पॉइंट होगा क्या. तो सिंपल सी स्टोरी है आपकी कि आपने करना क्या है. आप बोलो कि ABC जो है वो AP में है. उसका मतलब क्या हो गया कि 2B इज इक्वल टू C. तो B की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आपके पास A प्लस C अपॉन 2. इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम. AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हमने उठा के पुट कर दिया AX, यहाँ पे लिख लिया A प्लस C अपॉन 2 Y एंड प्लस C इज इक्वल टू 0. इसको मैंने ऐसे लिख दिया AX प्लस AY बाई 2 प्लस CY बाई 2 एंड प्लस C दैट इज इक्वल टू 0. ये देखिए क्या है, A आप कॉमन ले लो, यहाँ पे आ गया x प्लस वाई बाई 2 और यहाँ से आप C कॉमन ले लो तो ये आ गया y बाई 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0. A से आपने डिवाइड कर दिया, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कहीं दिया हो L1 लैम्डा L1 प्लस म्यू L2 दैट इज इक्वल टू 0, वो सेम फॉर्म है. आपने लैम्डा से डिवाइड कर दिया तो L1 प्लस म्यू अपॉन लैम्डा L2 दैट इज इक्वल टू 0. बाद में इसको आपने K में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और नॉन इक्वल टू 0 है. तो L1 प्लस K2 इज इक्वल टू 0. तो ये भी दिख जाए तो आपको पता चल जाए कि ये फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन है. और फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन है तो आपको पता है कि ये दोनों लाइन है, इन्हीं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो पास करेगी. तो एक लाइन हो गई x प्लस वाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन हो गई हमारी y बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से निकाले तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू -2 और y की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1. तो वो पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 1 एंड -2. ठीक है, एक तरीका आपके पास ये है. दूसरा तरीका है कि आप बोलो कि सर ऐसे क्यों, आप ऐसे लिख देते A माइनस 2B प्लस C इज इक्वल टू 0. ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि भाई हम इक्वेट करके देखें तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, A की वैल्यू 1 आएगी, C की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, दोनों इक्वल होंगे. और B हमारा उस केस में क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा. तो y हमारा -2 आ जाएगा. तो सीधा हम यहाँ से कंपेयर करके भी ले सकते हैं कि वो पॉइंट जो है वो हमारा क्या आएगा 1 एंड -2. इस चीज़ का ख्याल रखोगे. और ये बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन इससे आते हैं. तो आप इसको ऐसे नहीं लोगे कि यहाँ पे ये तो ठीक ही है, हो जाएगा. मैं एक दो अच्छे क्वेश्चन और करा देता हूँ इस पे. जैसे बिल्कुल सिमिलर एक क्वेश्चन है. मैं बोलूँ कि एक लाइन है, फैमिली ऑफ लाइन, वो इस x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल इक्वेशन, या इसको हम फैमिली ऑफ लाइन भी बोल सकते हैं. फैमिली ऑफ लाइंस कैसे बोलेंगे, ए बी सी हमारा चेंज होता रहेगा, इसकी फैमिली एक बन जाएगी, दुनिया भर के लाइंस बन जाएंगे. उस पूरे को कंबाइंड तौर पे क्या बोलेंगे, दे आर फैमिली ऑफ लाइंस. और ये फैमिली ऑफ लाइन तभी होगा जब कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा. ये कंडीशन है हमारे पास 3a प्लस 2b प्लस 6c दैट इज इक्वल टू 0. अब मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट निकाल के दिखाइए. जरा ट्राई कीजिए इसको. फाइंड द फिक्स पॉइंट from which the family of lines are passing through. ये फैमिली ऑफ लाइन जो है वो पास कर रही है, वो आपको बताना है.
तरुण क्या होगा, वो पॉइंट क्या होगा, फिक्स पॉइंट? तरुण यादव, नितेश लांबा अनम्यूट करो बेटा। नितेश, हाँ जी सर। आप नए हो क्या इस क्लास में? सर वो आज ही यस सर। आज ही ज्वाइन किया है? यस सर। पहले कौन से सेक्शन में थे बच्चे? सर इसी में ही थे 11th F1 में। क्लासेस आप अटेंड नहीं कर रहे हैं रेगुलरली? नो सर अभी शुरू किए हैं। भाई रेगुलर अटेंड करो, पूरा साल बीतने जा रहा है, अभी आप लोग से जाके। सर वो यूट्यूब पर लेते थे तब। नहीं उससे आप देखो, लाइव क्लास में आप कम से कम क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपका हाल चाल पूछ सकता हूँ, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जी सर तभी ज्वाइन करने लगे अभी थोड़ा। ठीक, म्यूट कर लो। कौन बताएगा कौन से फिक्स पॉइंट से ये पास कर रही है? कीर्ति, वो कौन सा फिक्स पॉइंट है जिससे होके ये पास करेगा? तो आपके पास दो रास्ते हैं, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, वहाँ एपी था, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। एक तो रास्ता है किसी एक की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ए की या बी की या सी की, किसी की वैल्यू निकाल लो। हमने यहाँ पे आनंद है, बोलो। 1/2 1/3 x की 1/2 y की 1/3 कैसे निकाला बच्चे, ये बता, प्रोसीजर क्या है? मैंने पूरी इक्वल किया ना, ये 3a + 2b + 6 वाली हाँ हाँ इक्वेशन हाँ, को 6 से डिवाइड कर दिया पूरे को। अच्छा ठीक है, और अब कंपेयर c करो। तो कांस्टेंट, हाँ कंपेयर कर दिया। कंपेयर बात देखो, यहाँ इस टाइप के फिक्स पॉइंट वाले में तो ये चल जाएगा, इसने बिल्कुल सही किया है। इससे क्या है, फटाफट हो जाता है। ये 6 से हमने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, a/2 + b/3, इसलिए बोला कि ये दोनों तरीके हैं। प्लस c = 0, यहाँ से कंपेयर करके देखा, x की वैल्यू हाफ होगी और y की वैल्यू 1/3 होगी। दूसरा तरीका ये क्या है, ऐसे डिवाइड करके c की वैल्यू पुट कर दो, या a की वैल्यू पुट कर दो, या b की वैल्यू पुट कर दो, दो इक्वेशंस निकाल लो और वहां से निकाल लो। एक सिमिलर क्वेश्चन और जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इस बार उन्होंने क्या किया कि ऐसे दिए क्वेश्चन के f a² + 9b² -4c² that is equal to 6ab. Then prove that ax + by + c is equal to 0 passes through fixed point. Find the point. Find the point. वही काम आपने करना है। देखिए आपने मार्क किया कि सर इसी में लोचा है कुछ, पहले तो वो लीनियर आ रहा था, सीधा हम कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे पंगा है। कोई पंगा नहीं है, ध्यान से देखिए तो क्या है, a² + 9b² - 6ab, दैट इज या इधर ही रहने देते हैं, -4c² दैट इज इक्वल टू 0। इसको लिख लिया हमने a - 3b का होल स्क्वायर, और इसको लिख लिया हमने 2c का होल स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, a - 3b + 2c and a - 3b - 2c दैट इज इक्वल टू 0। तो दो रिलेशंस आ गए। तो पहले रिलेशन को हमने लिखा
ये था a माइनस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ गया a/2 माइनस 3/2b प्लस c। और इसको इससे कंपेयर करें तो क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई हाफ और y की वैल्यू आ गई माइनस 3/2। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, a माइनस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। इसको फिर से 2 से डिवाइड कर लिया तो a/2 माइनस 3/2 एंड माइनस 2 से डिवाइड करें प्लस 3/2 एंड प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लिया तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, ये पॉइंट आ गया माइनस हाफ एंड 3/2। तो उन पॉइंट से होके ये पास करेंगे। तो इस टाइप का फंडा रहेगा तो वो निकल जाएगा। अब देखिए एक छोटा सा आपको बोला था कि हमने सारे सेंटर निकाले थे। ऑर्थो सेंटर आप ऐसे नहीं निकालोगे जब आपके एग्जाम में आए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि ऑर्थो सेंटर कैसे निकालना चाहिए और इसमें फैमिली ऑफ लाइन का क्या रोल है। एक ट्रायंगल हमने लिया, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें गिवन है, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें गिवन है। ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हम ले लेते हैं। वर्टेक्स ए जो है वो हमारे पास है, वर्टेक्स नहीं गिवन है, इक्वेशन गिवन है। तो चलिए ए, ये बी और ये सी। ए बी की इक्वेशन है 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरे की है 3x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी ऑर्थो सेंटर आए तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो देखो इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड यही, इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड यही, तो यही जो होता है वो हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाता है। तीसरा एल्टीट्यूड भी यहाँ से ड्रॉ करोगे तो यहीं से होकर पास करेगा। तो ऑर्थो सेंटर हमारा यही राइट एंगल वाला जो वर्टेक्स होता है वही हो जाता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इसका माइनस 3/4, इसका 3/8, इसका 3/2, कोई भी परपेंडिकुलर तो नहीं दिख रहा है क्योंकि उनका प्रोडक्ट -1 नहीं है। तो ये प्राइमरी ऑब्जर्वेशन आपको करनी है। और ऑर्थो सेंटर की मीनिंग आपको पता है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर जो वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं, जिसको आप हाइट या एल्टीट्यूड बोलते हो, वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। चलिए ये भी मान लिया कि ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ से ऐसे वो परपेंडिकुलर है कुछ। तीसरा भी वहीं से पास करेगा, तो ये दोनों मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए हमें जरूरत किस की है। इस केस में हमें जरूरत है वर्टेक्स ए की और वर्टेक्स बी की, है ना। आप बोलो इस पे परपेंडिकुलर है, वर्टेक्स ए मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके वर्टेक्स ए निकालना चाहिए, ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बी निकाल लो, इन दोनों को सॉल्व करके फिर ये पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगा, इन दोनों की इक्वेशन निकालो और फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अब देखिए फैमिली ऑफ लाइन का फंडा कैसे यूज हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि जो एडी है वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है। तो इक्वेशन ऑफ एडी क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ एडी। इक्वेशन ऑफ एडी इज 3x minus 2y minus 6 plus lambda times of 3x plus 4y plus 12 is equal to 0। निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने लिख लिया 3 plus 3 lambda into x plus 4 lambda minus 2 into y and plus 12 lambda -6 that is equal to 0। इस लाइन को हमने ऐसे लिख लिया, इस लाइन को हमने ऐसे लिख लिया। अब इसका स्लोप क्या होगा, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो दिस डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा -2
और ये लाइन जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या होगा, जो भी इसका स्लोप होगा उसका नेगेटिव इनवर्स। तो इसका स्लोप 3/8 है, तो आप -8/3 यहाँ लिख दोगे। इसमें किसी को पंगा हो तो बता दो, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। इसको m1 अगर माने तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट मीन्स 3/8। तो इस पे जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा, इसके स्लोप का नेगेटिव इनवर्स, इनवर्स कर दो और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ देखिए क्या आया, 9 प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 32 लैम्डा माइनस 16। तो 9 लैम्डा हमने माइनस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 23 लैम्डा, और ये इधर आके कितना हो गया 25 हो गया। लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई 25/23, जो उठा के यहाँ पुट कर देंगे, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा होगी इसलिए ऊपर पुट करना है। तो एडी की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली आप बी की इक्वेशन निकालोगे। बी की इक्वेशन के लिए क्या होगा, ये दोनों लाइन होंगी, तो आप लिखोगे 3x - 2y - 6 प्लस k टाइम्स ऑफ 3x - 8y प्लस 12। अभी तो 2-4 स्टेप लिखने पड़ रहे हैं कि स्लोप क्या होगा, वैसे डायरेक्टली आपको दिखने लगेगा। तो ये 3 + 3k इंटू x प्लस -2 - 8k इंटू y प्लस 12k -6 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए क्या है इसका स्लोप, क्या तो इसका स्लोप हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ, तो 3 + 3k, और नीचे ये नेगेटिव होगा इसलिए 2 + 8k। और इस वाले का स्लोप क्या है जरा देखिए, ये m2 करे तो -3/4। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, दैट इज 4/3। यहाँ से आप k की वैल्यू निकालोगे और यहाँ पुट कर दोगे, दोनों इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन ऑफ क्या है, b है। और b की इक्वेशन और AD की इक्वेशन दोनों सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके समझ में आ गया। तो मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, वो जो बता देगा उससे मुझे पक्का भरोसा हो जाएगा कि L1 + KL2 प्लस लैम्डा L3 दैट इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब, अगर 3 लाइन है L1, L2, L3 और इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका क्या मतलब है, इससे क्या आप बता सकते हो, तो ये किसकी इक्वेशन। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई तो सारी बातें समझ में आ गई। कौन बताएगा, जरा सोचो और फटाफट बता दो मुझे किस तरीके इसकी इक्वेशन। क्या बताना सर इसके अंदर है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर L1, L2, L3 तीन जनरल इक्वेशंस है स्ट्रेट लाइन की, और इस रिलेशन में हमने पुट किया है और इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। बताओ, आप बोलोगे कि ये तीनों का सम यहाँ पे मेंशन है कि भाई k and lambda is not equal to 0, बाकी कुछ भी हो सकता है। आप बोलो ये लाइन और ये लाइन तीनों एट ए टाइम उस पॉइंट के लिए 0 होना चाहिए, तभी इनका सम 0 आ सकता है। इसका मतलब क्या है, ये तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये तीनों जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कॉन्करेंट लाइंस को।
ये 3 ऐसी लाइन है जो एक पॉइंट से होकर पास कर रही है। ये किसकी कंडीशन हो गई? कॉन्करेंट लाइंस की। क्लियर है ये? कोई दिक्कत? अब आ जाते छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट हैं जो हमें निकालने के लिए आएंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बता सकते हैं मुझे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला है आप लोगों ने? बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। अच्छा चलो मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ ये कॉन्सेप्ट कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें निकालना है। तो हमें एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। हमने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया है। और ये यहाँ से ऐसे कंस्ट्रक्ट किया। इसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD। पैरेललोग्राम है तो एक चीज़ तो आपको पता ही है कि अपोजिट साइड्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी। अगर इसकी इक्वेशन में लिखता हूँ, इसकी इक्वेशन लिखूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो इसकी भी इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस में क्या होता है, स्लोप सेम होता है। अच्छा, इस वाले की इक्वेशन अगर मैंने ले ली a3x या a2 ही ले लो, a3 पे क्या पहुंचे, a2x प्लस b2y प्लस c3 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c4 दैट इज इक्वल टू 0। अब बेस और हाइट चाहिए। जरा ध्यान से सोचे तो हमें क्या क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी। बेस और हाइट चाहिए तो हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स। तो 3 पेयर की इक्वेशन सॉल्व होंगी। उसके बाद आप बोलोगे BC से फिर हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ, और A से हम परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है जिससे हम ये एरिया निकाल पाए। तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल ABD का एरिया और ट्रायंगल BCD का एरिया सेम होता है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और ये एरिया निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। उस केस में हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो फार्मूला वही हमारा लग जाता है, दैट इज AB sin थीटा। उससे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए आप जो है ये P1 ले लेना और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम। B से हम ड्रॉ करेंगे CD के ऊपर, तो इसके एक्सटेंडेड पार्ट पे आएगा। इसको मान लेते हैं P2। ये याद रखना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to P1 into P2 divided by sin theta। P1 की वैल्यू क्या है, तो P1 आप लिख के आओगे, that is C1 minus C2 divided by under root A1 square plus B1 square। और P2 आप निकाल के आओगे क्या, that is C2 minus C1 divided by under C3 minus C4, या जो भी लिखा है C2 minus C3 minus C4 divided by A2 square plus B2 square। इससे क्या होगा, इस फंडे से ये रहा
कि ना तो आपको कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत है ना कुछ, सीधा आपने इक्वेशन से ही ये डेटा निकाल दिया, तो काफी सारा आपका टाइम सेव हो गया, आप फटाफट ये चीज निकाल पाए। इसी उसमें एक रोम्बस का केस है। अगर रोम्बस की कहानी हो तो उसमें क्या करना है हमें, तो एरिया ऑफ रोम्बस formed by 4 लाइन्स। कौन सी लाइन होगी, तो एक लाइन हमने ले लिया x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो दूसरी लाइन क्या होगी, x माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तीसरी लाइन क्या होगी, माइनस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और चौथी लाइन क्या होगी, हमारे पास होगी माइनस एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि आपको पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो कोफिशिएंट ऐसे ही आपके पास आएंगे। अब कोफिशिएंट ऐसे आएंगे तो रोम्बस का एरिया जो है वो हमारे पास क्या होगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, आपको बस याद रखना है, दैट इज 2c स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ AB। नहीं तो हम कैलकुलेशन करते रहेंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा लग जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, इससे आप जो है वो फटाफट ये सारी चीज़ें निकाल लोगे। तो ये हमारा हो गया फैमिली ऑफ लाइंस। तो फाइनली जो है वो एक तरीके से आपने स्ट्रेट लाइन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। बस इसमें अब बच गया रोटेशन ऑफ एक्सिस, जो हमारा इम्पोर्टेंट है। मेन जो आगे थ्योरी चलेगी उसमें यही काम करने वाला है। और ये चीज़ अच्छे से नहीं समझ में आई तो ये आपको बहुत रुलाने वाली है। ये हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में क्या है, तो दो एक्सिस हम ले लेते हैं, ये ले लिया। मैं न्यूमेरिक वैल्यू ले रहा हूँ कि आपकी समझने में आसानी रहे, फिर उसको जो है वो हम वेरिएबल में चेंज करेंगे क्योंकि थोड़े से कॉन्सेप्ट उससे अच्छे हो जाएंगे। अब पहली बात है कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए और वो कोई भी दे सकता है। कोई मुझे बता सकता है कि ओरिजिन की मीनिंग क्या होती है, व्हाट इज ओरिजिन। इसकी हिंदी नहीं पूछ रहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन का क्या मतलब। ओरिजिन क्या होता है, कीर्ति, महक, नमन, नंदन, नितेश, प्रशांत, निकिता, कोई भी बताओ। नमन जैन, फिर से वही है, कंप्यूटर पे हूँ सर। प्रशांत, गुड। हाँ बताओ प्रशांत। गलती से ही कुछ भी इंटरेक्ट करते रहो, इससे अच्छा रहता है। हाँ सर वो एक्सिस जहाँ पर x और y के कोऑर्डिनेट्स 0 ना। अच्छा ओरिजिन की हिंदी क्या होती है ये बताओ, हिंदी पता है ओरिजिन की? नो सर। अच्छा नहीं पता है। अच्छा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है ये बताओ। एक्स सर एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल के होते हैं सर वो x एक्सिस, जो वर्टिकल के साथ होता है वो y एक्सिस। अच्छा ठीक है प्रशांत, बाकी लोग भी आ रहे हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। नंदन, जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है ओरिजिन। वो होता है। अच्छा ईशा, सेम ही है। नहीं एक मिनट रुको यार, सेम है तो तुमसे कुछ पूछ लेता हूँ, ऐसा लग जाए। एक्सिस क्या फिक्स होती है क्या, एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0? मैंने बताया था कि ये दो परपेंडिकुलर लाइन से कोई एक्सिस एक्सिस होती नहीं।
Yes, sir. ये दो परपेंडिकुलर लाइंस है, दोनों जहां मीट करेंगी वो ओरिजिन है। अब हमारी मर्जी है कि हमने नंबर सिस्टम में सीखा हुआ है कि ओरिजिन जो है वो 0 होता है, तो उन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस को हमने 0 पे कट करा है। हमारी मर्जी, हम अपनी दुनिया बना सकते हैं, हमारी अपनी एक्सिस होगी, हम उसको खिसका सकते हैं कहीं पे भी। तो ओरिजिन आपसे आगे जब भी पूछा जाए तो आपको यही बोलना चाहिए कि दोनों एक्सिस जहां कट करती हैं, और वो जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, वो दोनों परपेंडिकुलर है, वो शिफ्ट हो जाएंगी कहीं पे भी, तो वो आपके पास ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन। क्लियर है ईशा? Yes, sir. चलिए म्यूट कीजिए। और जितेंद्र, जितेंद्र बेटा अनम्यूट कर अपने आप को। नंदन कुछ कहना चाहते हो? सबके पास परमिशन है, आप अनम्यूट करके खुद बोल सकते हो, मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जितेंद्र अनम्यूट करो अपने आप को बेटा। एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 5। इस 3, 5 की क्या मीनिंग है? इस 3, 5 की क्या मीनिंग है? ये बताया था ना, कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका मतलब क्या है, बता सकते हो जितेंद्र या कोई और? इस 3, 5 की क्या मीनिंग है? कीर्ति, हाँ अनम्यूट करो कीर्ति, खुद कर लो, अनम्यूट हो जाएगा। हाँ सर इसका मतलब ये है कि y एक्सिस से जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो 3 है और x एक्सिस से 5। अच्छा, इसका मतलब ये तो बोल सकते हैं, सारे लोग एग्री कर रहे होंगे कि जो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वो दोनों एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब होता है, राइट? अब एक्सिस चेंज होगी तो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, है ना? एक काम करते हैं, अभी भी ये एक्सिस क्या है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये है हमारा y इज इक्वल टू क्या, सॉरी x इज इक्वल टू 0। ये है हमारा y एक्सिस क्या होते हैं, x इज इक्वल टू 0, और ये क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। अब मेरे दिमाग में ये खुरपात आई और मैंने क्या किया, इसको उठा के बोला कि जी मेरी y x एक्सिस जो है वो खिसक के इधर आ गई, x एक्सिस आ गई मेरी कहाँ पे, तो x एक्सिस आ गई x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 हो गया, और y एक्सिस जो है वो हमारा y इज इक्वल टू 2 हो गया। y एक्सिस जो है वो y इज इक्वल टू 2 हो गया, अब वो 2 से पास कर रहे हैं, ये 2 ये 1। ठीक है बच्चों? अब इसी बात को कहनी हो तो मैं बोलूं कि ओरिजिन जो है वो 0, 0 से शिफ्ट होके हमारा कहाँ पहुंच गया, 0, 0 से शिफ्ट हुआ और ओरिजिन हमारा पहुंच गया कहाँ पे, 1, 2 पे। ठीक है बच्चों? अब इस नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मैं थोड़ी देर के लिए उसको कोऑर्डिनेट को P डैश ले लेता हूँ। इस नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जरा वो बताइए। हाँ प्रशांत बोलो। सर 2,3। 2,3 कैसे भाई? सर एक्स एक्सिस से तो सर 2 का डिस्टेंस हो गया, 1,2 से लेंगे जब ओरिजिन मानकर। अच्छा, आप बोलोगे कि सर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप, यही है ना? यहाँ से यस सर। तो अब ये डिस्टेंस कितना बचा? आप बोलो ये पूरा डिस्टेंस जो था, यहाँ पे पहले 3 था, ये 3, 5 था, ये पॉइंट हमारी 3 थी। अब 1 यूनिट आपने इधर खिसका दिया तो इसका मतलब ये 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 था, 2 यूनिट ऊपर खिसका दिया तो ये 3 हो गया। ये सबको क्लियर हो गया? अब ये 2, 3 बेसिकली हुआ क्या, जरा ध्यान से और देखते हैं। जो पुराना वाला था उसमें से आपने x कोऑर्डिनेट में से ओरिजिन का नया x कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया,
और इसके y कोऑर्डिनेट में से ओरिजिन का y कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया, ये आ गया। ठीक है या नहीं? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक। अब देखिए चीजें जो है वो अब चेंज हो रही है। अब वेरिएबल्स की टर्म में पढ़ते हैं। हमने बोला कि एक एक्सिस जो है ये x-1 था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x-1 इज इक्वल टू 0, और इसको हम मान लेते हैं क्या, ये कैपिटल X हो गया, कैपिटल X इज इक्वल टू 0। तो नया एक्सिस हमारा हो गया कैपिटल X इज इक्वल टू 0। ये y-2 था, इसको हमने लिख दिया y-2 इज इक्वल टू 0। इस पूरे को हमने कैपिटल Y मान लिया। तो नई एक्सिस ये है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल X से हम न्यू एक्सिस लिखेंगे और स्मॉल x से हम ओल्ड एक्सिस लिखेंगे। इसका ओरिजिन 0 0 होगा, स्मॉल x से स्मॉल y का, और कैपिटल X कैपिटल Y का जहाँ पे भी वो शिफ्ट हो रहा होगा वो होगा। तो मैं रिलेशन लिख रहा हूँ कि जब आपके पास ये H और K पे शिफ्ट होगा ओरिजिन, कहाँ से, 0 0 से आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया कहाँ, HK पे। तो आपका जो पॉइंट था x1 या xy, उसके कोऑर्डिनेट अब क्या हो जाएंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x माइनस h एंड y माइनस k। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ लो, ये गया तो सब गया। और ये भी दिक्कत है कि भाई प्रैक्टिस करो, बहुत कम टाइम मिला हमें, एक हफ्ते में सारा ये करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल वाला काम है। तो मैं सब आपके ऊपर अभी छोड़ रहा हूँ कि आप ईमानदारी से क्वेश्चन करोगे, अच्छे नंबर लेके आओगे। ठीक है, ये यहाँ तक कोई दिक्कत? निकिता, नितेश, महक, महक अनम्यूट करो। Yes, sir. ठीक है, ये हाँ या ना? ये ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में था, ये न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट में था। इसका मतलब हमें इक्वेशन, ये रिलेशन मिला कि x कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू एक्सिस इज x माइनस h एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y माइनस k। ये चीज़ अगर आपको याद हो गई तो आपका काम हो गया, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए। बाकी ये समझने वाली बात थी, वो आपकी समझ में आ गई। तो कुल मिला के ये याद रखना है। ये h और k क्या है, जहाँ पे ओरिजिन आप शिफ्ट कर रहे हो। स्मॉल x स्मॉल y क्या है, ओल्ड एक्सिस है। कैपिटल X कैपिटल Y क्या है, हमारा न्यू एक्सिस है। बोलो क्या इतनी सारी चीजें आप पढ़ा जा रहे हो। और एक बात और देखते हैं, ये भी चीज यहाँ से देखो जरा, ये रिलेशन में आपको याद रखना है। ये हमारे पास 3 5 था, तो मैंने लिखा 3 5 प्लस ओल्ड कोऑर्डिनेट प्लस ओल्ड ओरिजिन is always equal to new coordinate plus new origin। अब ऐड करोगे तो वही आएगा, देखो 2 1 3 and 3 2 5। तो ये फंडा याद रखना है, ये कहीं कहीं पे बड़ा टेक्निकली जो है हमें बोल्ड करता है, और हम फटाफट जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओल्ड कोऑर्डिनेट प्लस ओल्ड ओरिजिन is always equal to new coordinates of the point plus new origin। ये रिविजन हमेशा आपके पास रहेगा और ये आपके पास काम आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो आया वो क्वेश्चन देखिए क्या है। वो क्वेश्चन है कि f the origin if the origin is shifted to 1,5, then
find transformed equation of find transformed equation of 5x square plus 4xy plus 8y square minus 12x minus 12y that is equal to 0। अगर शिफ्टिंग कर दें तो नई इक्वेशन क्या होगी? तो देखिए छोटे छोटे काम कैसे हैं। ये 1 और ये हाफ क्या है? आप बोलो ये h है और k है। और रिलेशन हमारे पास क्या है? तो अगर शिफ्टिंग करने के बाद इस इक्वेशन में क्या चेंज होंगे वो निकालने हैं। तो आपने अभी पढ़ा है कि कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस एच एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस के। उधर से इधर आना हो, इधर से उधर जाना हो, यही रिलेशन काम करेगा। तो आपने बात की भाई x जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? x माइनस 1 और y जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? दैट इज y माइनस हाफ। आपको इस स्मॉल x से कैपिटल X में इक्वेशन लानी है क्योंकि एक एक्सिस जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास x प्लस 1 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी y प्लस हाफ। अब इस इक्वेशन में आप उठा के पुट कर दोगे 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू y प्लस हाफ प्लस 8y प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 माइनस 12y प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 0। आगे तो सिंप्लीफिकेशन है वो आपको आती है, आप कर लोगे, सिंप्लीफाई करके निकालोगे। कैपिटल X और कैपिटल Y में आपके पास नई एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। उल्टा भी आ सकता है, ये चीज जो है वो उल्टी भी पूछी जा सकती है। ये चीज आपसे पॉइंट पे भी पूछी जा सकती है कि अगर पॉइंट जो है यहाँ से चेंज होके पॉइंट हमारा ये हो गया तो ओरिजिन को हमने कहाँ पे शिफ्ट किया है, ये भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, वहां से थोड़ी बातें और समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ origin is shifted to 2 3, then the coordinates of point are changed to -37. Find the coordinates of P in original position। ओरिजिनल पोजीशन में हो तो क्या स्टोरी होगी? तो ये अगर हमारी शिफ्टिंग होगी तो हमारे साथ क्या रहेगा? ये ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब 2 3 क्या है हमारा? 2 3 क्या है? 2 3 इज HNK। -37 क्या है? -37 इज कैपिटल X एंड कैपिटल Y। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्मॉल x एंड स्मॉल y। वही रिलेशन x इज इक्वल टू x माइनस h, यही पुट करेंगे। -3
is equal to x minus 2 and finally x की वैल्यू क्या आती है, that is -1. y is equal to y minus k. y क्या है हमारे पास 7, स्मॉल y निकालना है, k की वैल्यू क्या है, that is 3. तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, that is equal to 10. तो नए कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे पास क्या आ गए, that is -1 और 10. ये चीज़ आपके पास समझ में आ गई होगी. ठीक है, सब लोग एग्री करते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस. क्या बोलते हैं, एक्सिस को आपने ट्रांसलेट किया है. ये है हमारा क्या, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस. एक्सिस को आपने शिफ्ट कर दिया या ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, या इसका दूसरा नाम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. ये दोनों बातें याद रखें. क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे थोड़ा सा बढ़े फिर. और सेकंड पार्ट जो करना है वो बड़ा ज़रूरी है. डेरिवेशन हम सबकी कर लेते, थोड़ा टाइम कम है इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें जो मतलब की चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं. अगले हफ्ते जब आपका कंबाइंड टेस्ट होगा उसमें जो डेरिवेशन आप बोलोगे वो डेरिवेशन मैं करा दूंगा. ये ऐसे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये टॉपिक आ गया हमारा क्या, इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ एक्सिस. रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या है कि भाई ओरिजिन तो हम शिफ्ट नहीं करेंगे, लेकिन इस पूरे को ये मान के चलो ये क्विक फिक्स से हमने चिपकाया हुआ है, ये दोनों 90 डिग्री पे रहेंगे और इसको हम रोटेट कर देंगे किसी पार्टिकुलर एंगल पे. किसी पार्टिकुलर एंगल पे हमने रोटेट किया तो ये मान के चलते हैं कि ये थीटा एंगल से हमने एक्स एक्सिस को रोटेट कर दिया, वाई एक्सिस इसके साथ चिपका हुआ है तो वो उसी के साथ रोटेट हो जाएगा. वाई एक्सिस भी यहाँ से जो है वाई एक्सिस भी यहाँ से हमारा रोटेट हो गया. अभी भी ये 90 डिग्री पे है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल चेंज नहीं हुआ. तो हम कौन से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने 90 डिग्री से इसको टर्न कर दिया. ठीक है, ये 90 डिग्री है. आपने इस एक्सिस को रोटेट कर दिया किससे, इस एक्सिस को रोटेट कर दिया थीटा एंगल से. अभी भी इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, पहले भी जो एक्सिस थी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है. ये हमारा पुराना था y = 0 स्मॉल y और ये x = 0. ये हमारा रोटेट होके आया, ये ऊपर गया तो ये हमारा कैपिटल y = 0, ये x एक्सिस है, ये कैपिटल x = 0, ये आ गया. ये तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन हम कैसे निकालेंगे. तो ये रोटेशन है, एक हल्की सी ज्योमेट्री है, कोई पॉइंट ले लोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये इस पर परपेंडिकुलर है, वैसे करके हमारा निकल जाएगा. अभी तो आप सिर्फ याद रखो, एक टेबल समझा देता हूँ, उस टेबल के थ्रू आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. ऐसे ये टेबल बना ले और यहाँ पे आपको करना क्या है, तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई यहाँ लिख देना है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई यहाँ लिख देना है. यहाँ पे आपने लिखना है कॉस थीटा, यहाँ पे आपको लिखना है साइन थीटा, यहाँ लिखना है माइनस साइन थीटा और यहाँ पे आपको लिख देना है कॉस थीटा. बस ये टेबल याद रख लीजिए, अब सारा चेंज हो जाएगा.
अगर आपने बोला कि भाई 30 डिग्री से किसी को रोटेट कर दिया है तो स्मॉल x का रिलेशन क्या होगा, तो x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से x निकालना है तो x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और y निकालना है तो y इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा, x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो पुरानी एक्सिस से नया एक्सिस पे जाना है, इक्वेशन चेंज करनी है, तो ये रिलेशन रहेगा। अब हो कि नहीं भाई, वापस अपनी पोजीशन पे आना है, स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू निकालिए, अब कैपिटल x कैपिटल y की निकालते हैं, तो कैपिटल x क्या होगा, तो यहाँ से देखो x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और कैपिटल Y क्या होगा, माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो आप पुराने एक्सिस से नए एक्सिस पे जा सकते हो, नए एक्सिस से पुराने एक्सिस पे जा सकते हो। इसमें बस इतना याद रखना है कि एक्सिस तो रोटेट हो गई, शिफ्ट नहीं हुई, तो जो भी पॉइंट होगा उसका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, आप चाहे जो मर्जी करो, क्योंकि आपने उसको रोटेट ही किया है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपका चेंज नहीं होना है, जो मर्जी हो जाए वो वही रहेगा। तो आप उसको रोटेट करके ऐसे निकाल सकते हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। थीटा की वैल्यू गिवन होगी, थीटा पुट करके आपको ये निकालना होगा और ये आप निकाल दोगे पूरी समस्या। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि थ्रू what angle should the axes be rotated so that the equation 9x square minus 2 root 3 xy plus 7y square is equal to 10 may be changed to, बुक वगैरह में दोनों स्मॉल ही दिखेंगे, आप परेशान ना होना। ये चेंज हो रहा है तो इसको कैपिटल लिखो, 5y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। ये कैसे चेंज हो गया, तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी, आपने बोला कि सर ये जो है थीटा एंगल से चेंज हो गया, तो आप x को किससे रिप्लेस करोगे, देखिए x cos थीटा माइनस y sin थीटा, x हमारा क्या हो गया, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और y क्या हो गया हमारे पास, ये देखिए y को क्या लिखेंगे, x sin थीटा प्लस y cos थीटा, x sin थीटा प्लस y cos थीटा। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, 9x cos थीटा माइनस y sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 x cos थीटा माइनस y sin थीटा, ये सब कैपिटल होगा, इसको ठीक कर लेना। ये भी कैपिटल, y sin थीटा इंटू x sin थीटा प्लस y cos थीटा प्लस 7y स्क्वायर, तो 7 इंटू x sin थीटा प्लस y cos थीटा का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 10।
अब इसको जरा से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए ये आ जाएगा 9x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9y स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 18xy साइन थीटा कॉस थीटा। -2√3 ये क्या आ जाएगा x साइन थीटा कॉस थीटा x स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस xy कॉस स्क्वायर थीटा माइनस xy साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस y स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। और ये टर्म बची है प्लस 7 x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 y स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 xy साइन थीटा कॉस थीटा -10 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या क्या लिखना है एक्स स्क्वायर की टर्म वाई स्क्वायर की टर्म या सीधा यहाँ ऑब्जर्व करो कि एक्स वाई की कोई टर्म है ही नहीं, तो एक्स वाई वाले पे सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करो और उसको इक्वल टू 0 करना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है जो कांस्टेंट टर्म है कि यहाँ 5 है यहाँ -11, तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा आपको कि ये कैसे आएगा। तो या तो इसको ऊपर वाले को हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहाँ से एक्स वाई का कोफिशिएंट निकालें और इक्वल टू आप क्या करें 0 पुट कर दें, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, उससे आपकी थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। आगे सिंप्लीफाई कर पाओगे या मैं कर दूं? आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा आपसे कीर्ति? यस सर। आगे सिंप्लीफाई करके बस इसमें एक चीज याद रखना कांस्टेंट सेम रहे, तो इस वाली इक्वेशन को आप रीराइट कर देना। क्या कर देना इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देना, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 33 एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 55 वाई स्क्वायर आ जाएगा -55 दैट इज इक्वल टू 0। और इस वाले को भी जो आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करके फिर इक्वल टू 0 पुट कर दोगे और थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्या था रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस को रोटेट करते हैं तो क्या कहानी होगी। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हैं। तो थोड़ा सा पार्ट और होगा, आज इवनिंग की क्लास नहीं रखेंगे, अब तो क्वेश्चंस आप कीजिए और एक ऑप्टिमाइजेशन बतानी है वो कल समझा दूंगा। तो लीनियर ये स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगी और कल जो है थोड़ा सा फैमिली ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट कर लेंगे। तो क्लास आपकी कल भी है, कल आपकी क्लास का टाइमिंग 10 बजे रख सकते हैं। प्रशांत 10:15 कंफर्टेबल टाइम है, कोई क्लास तो नहीं होती? है हाँ आज थी ना इंग्लिश की, मेरी सर से बात हो गई थी। 10:15 पे कल कोई क्लास है आपकी? इवनिंग में क्लास रखेंगे सर आप? नहीं मैं बोलूँ मैं रखूंगा, कोई और क्लास होती है तो बता दो। आवाज नहीं आ रही प्रशांत। नंदन यस सर। 10 o'clock कोई क्लास होती है 10:15 के राउंड सैटरडे? केमिस्ट्री की कई बार 9:15 से। हाँ वैसे पता नहीं है कि नहीं, लेकिन केमिस्ट्री की होती है ना? केमिस्ट्री की हो जाती है कई बार
9:15 10:15 तक होती है, वैसे तो 10:30 तक भी हो जाती है। 9 तो चलो 10:30 रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, सेफ टाइम है ना। यस सर, यस कल सर, 10:30 बजे 10:30 रख लो। मिलते हैं, कल 10:30 आपकी क्लास में, ग्रुप में मैसेज भी डाल दूंगा। अब बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए, ऑप्टिमाइजेशन और फैमिली ऑफ लाइन्स जो है वो कल और संडे में खत्म करेंगे, ठीक है, ओके।